मेरा नाम हेमंत है और इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा 2023 में मैंने 884वां रैंक हासिल किया है। इस वीडियो के जरिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें हम, तो प्रीलिम्स काफ़ी टफ होता जा रहा है, धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि और ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए मैंने स्पेशल जो किया था मैं वो बताना चाहूँगा, क्योंकि बुकलेट्स तो सारे टॉपर्स बताते हैं कि सेम होती है सबकी। तो मैंने स्पेशल क्या किया था, मैंने एक तो मैं देखो एवरेज स्टूडेंट था शुरू से, 10th में 60% थे, 12th में 70 थे, सेम ग्रेजुएशन में 60% थे। तो मुझे पता था कि मुझे बेस अच्छा करना है। तो इसके लिए मुझे, जैसे मेरे मेंटर ने, मेरे जो सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि 6 to 12 एनसीईआरटीज है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी है उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और उनको भी पढ़ा कैसे है कि 2 से 3 बार तो मैंने जस्ट नोवेल की तरह पढ़ा है। उसके बाद पीवाईक्यूज जो है वो मैंने 1970 से या 1980 से लेकर के अब तक के प्री के पीवाईक्यूज, मेंस के पीवाईक्यूज, उनको सारों को अच्छे से एनालाइज किया है। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया था पीवाईक्यूज में कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। और हम जनरली क्या करते हैं कि वो सही होता है उसको पढ़ते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने जो 3 ऑप्शन गलत थे उनके ऊपर भी रिसर्च किया, उनका क्या मीनिंग है, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से देखा। तो उसके बाद इस तरह से मैंने 1970s 80 से लेकर के अब तक के सारे पीवाईक्यूज हैं उनको सोल्व किया। जब 3 रीडिंग के बाद मैंने पीवाईक्यूज देखा तो मुझे आइडिया लगा कि कहाँ से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद फिर मैंने रिवाइज किया, फिर पीवाईक्यूज किए, फिर रिवाइज किया, फिर पीवाईक्यूज किए। तो माइंडसेट जो है मेरा वो यूपीएससी के हिसाब से ही हो गया और थोड़ा आइडिया लगने लग गया कि कहाँ से यूपीएससी ज्यादा पूछ रहा है, कौन से टॉपिक्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो हो गया। उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज के 8 से 10 बार रिवीजन किए होंगे। और मैंने मॉक टेस्ट जो है वो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोचिंग ले सकूं, तो मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाई। मैंने 2 से 3 जैसे मार्केट से उठाए थे। एक ओपन टेस्ट हो गया, जैसे समीक्षा था लेवल अप का, वो दिया था। इस तरह से 2-3 टेस्ट दिए थे, बाकी मैं सारा पीवाईक्यूज पे रियलाइज किया था। तो एनसीईआरटीज को पढ़ना भी कैसे होता है, जैसे आपने पढ़ लिया कुछ, आज कुछ पढ़ा है आपने, तो कल नया कुछ पढ़ रहे हो, उससे पहले आज वाला रिवाइज करो। तो उससे अगले दिन पढ़ रहे हो तो पिछले 2 दिन का रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन नया पढ़ो। और चौथे दिन जो है वो पहले दिन का स्किप कर दो आप, फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन का रिवाइज करो। इस तरह से लास्ट 2 दिन का रिवाइज करो, फिर पढ़ो। फिर 10 से 15 दिन बाद एक कंप्लीट रिवीजन कर लो। इस तरह से अगर आप रिवीजन करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें बैठ जाएगी। और जब भी कुछ कर रहे हो, सिलेबस और पीवाईक्यूज हैं उनको साथ में लेकर के ही चलना है। और जैसे प्रीलिम्स तो इस तरह से हो गया था, साइंस टेक और एनवायरनमेंट की मैंने कोचिंग ली थी। बाकी जब मेंस की बात आती है तो मेंस एक सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं लोग। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत ईजी है, प्रीलिम्स टफ है। तो उसके लिए मैंने ये किया था मेंस के लिए कि सबसे पहले तो कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आंसर मैं लिखता था, मेरे सोनू जैन सर को दिखाता था, वो मेरे को रिव्यू दे देते थे। उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे जो टॉपर्स होते थे उनकी मुझे कोई आईडी मिल जाती थी, उनको मैं परेशान कर देता था मैसेज कर करके कि सर एक आंसर देख दो, एक आंसर देख दो, थोड़ा बता दो थोड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स की आईडी हो गई थी उनको, तो कभी कोई बता देता, कभी कोई बता देता, उस तरह से हेल्प हो गई। उसके बाद टॉपर्स के नोट्स जो थे वो मैंने पढ़े थे। और मैंने शुरुआत में जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, उसके 2-3 महीने बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डेली एक टॉपर्स की कॉपी पढ़ना है। चाहे मुझे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बात मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे को पढ़ना है। तो मैंने यही स्टार्ट कर दिया था कि टॉपर्स की कॉपियाँ जो है वो डेली में एक कॉपी तो देखता ही देखता था। तो उससे मुझे आइडिया लगने लग गया था कि इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। फिर जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो मेंस के लिए मैंने रजत सर जो है उनसे पर्सनलाइज मेंटरशिप ले दी। तो उन्होंने मुझे 3 से 3.5 महीने पढ़ाया था। तो वो भी यही करते थे कि सुबह 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन दे दिए, वो मैं 1 घंटा में उनको लिख करके भेजता था। फिर वो जब अपना लाइब्रेरी से आते थे तो उनको अच्छे से चेक करते थे, उसमें बताते थे कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हमें वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, इंट्रो में हम क्या गलती कर रहे हैं। इंट्रो में हमें कई इंट्रो होते हैं वो डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करते, उसमें रिपोर्ट कोड करना होता है। रिपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा, कोई करंट एग्जाम्पल आपके पास है या रिसेंट इवेंट कुछ हुआ है तो आप उसको वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया था। तो इसी तरह से मेरा GS1, GS2, GS3, GS4 है वो होता गया। GS4 के लिए भी मैंने जैसे कि लेक्चर तो किए थे, जो टेलीग्राम है उसके ऊपर सारे लेक्चर मिल जाते हैं, तो मैंने वहाँ से किए थे लेक्चर। उसके बाद जो GS4 है उसमें मुझे ये नहीं पता था कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए भी रजत सर हैं, उन्होंने हेल्प किया कि GS4 जो आपके पास कंटेंट है उसको यूज कैसे करना है। क्योंकि GS4 में हम देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा कि जो हम रट कर जा रहे हैं वो आ रहा है। हमें अपना सोच कर लिखना होता है, अपनी जो इथिक्स है उसको दिखाना होता है कि हाँ हम इथिकल हैं। तो वो चीज़ें उन्होंने बताई थी। उसके बाद जो ऐसे हैं, तो ऐसे में उन्होंने बताया कि किस तरह से हम ऐसे को, सबसे पहले तो ऐसे आते हैं, उसमें 2 ऐसे तो ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ना ही कुछ करो तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह से होते हैं उनको हम सही से समझ नहीं पाते। उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि सबसे पहले ऐसे को समझना है कि कहना क्या चाहते हैं।
जब आप ऐसे को समझ जाओ तो उसके बाद ही फाइनलाइज करना है कि आपको कौन सा करना है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, अगर सिंगल वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता पूरी लाइन में से, तो आप उस ऐसे को छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको मिस इंटरप्रेट करोगे तो वो आपको जो है वो नुकसान देकर जाएगा। तो ये ऐसे के सिलेक्शन, कैसे ऐसे का सिलेक्शन करना है, उसके बाद की कैसे इंट्रो होना चाहिए, कहीं कोट से स्टार्ट करना है या इंट्रो, एक पेज का इंट्रो लिखना है हमें तो कैसे लिखना है, उसके बाद अनेक्डोट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं। जैसे कि इस बार भी जो ऐसे था डिमांड वाला था कि डिमांड का प्रेशर ज़्यादा है बॉयज़ के ऊपर, गर्ल्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस पर भी जो अनेक्डोट्स है वो उन्हीं के हिसाब से बना के आया था मैं, और ऐसे में मेरे अच्छे स्कोर हैं, 122 मार्क्स आए हैं। तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि एक बार मैं गाँव गया था, मैंने वहाँ पर देखा कि लड़कियां हैं वो घर पे बंद हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ मारपीट हो रही है। तो मुझे लगा कि बॉयज़ हैं वो गलत हैं, लेकिन मेरा ये वन साइड ऑफ कॉइन था। जब मैंने उसको एनालाइज किया अच्छे से, मैंने रहकर देखा वहाँ पर, तो मुझे पता चला कि वहाँ के लड़के हैं, वहाँ का जो उनके मैन हैं वो वहाँ पर कंपनी में जॉब पर जा रहे हैं, उनको उनका बॉस परेशान कर रहे हैं, वहाँ से वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो ऐसे में एनेक्डोट्स जो है वो बनाते हैं, तो वो उन्होंने सिखाया। उसके बाद बॉडी है, उसको कैसे अप्रोच करना है, अपने को आगे फाइनल कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है। कंक्लूजन में जैसे मैंने इसमें वे फॉरवर्ड डाल के आया था मैं कुछ, कि हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कों की कर रहे हैं, पर व्हाट अबाउट LGBTQ। तो इस तरह से जो है वो हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे इंट्रो डालना है, फिर अनेक्डोट से कैसे अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना है, कैसे एक अच्छा कंक्लूजन डालना है, वे फॉरवर्ड डालना है। तो वो सारा मेरा मेंस का प्रिपरेशन था उसी हिसाब से था। मेंस के लिए मैंने एक करंट के लिए अगर बात करूँ मैं, तो मैंने मेन 365 है उसको पढ़ा है, और उसके साथ में मैंने जो सर के नोट्स थे, मेरे खुद के नोट्स थे, या मेरी NCRTs जो थी, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि NCRTs का इतना रोल नहीं होता मेंस में, लेकिन मेरा मानना है कि NCRTs का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। अगर आप ईजी लैंग्वेज में लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा वहम जो मेरे को मैसेज में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि लैंग्वेज कितना मैटर करता है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छा होना चाहिए। तो मेरा, जैसे मैंने आपको कहा कि 12th तक तो बिल्कुल हिंदी मीडियम था, उसके बाद मैंने घर वालों से झूठ बोल करके CTET की कोचिंग के लिए पैसे लिए, और वहाँ पे मैंने इंग्लिश की कोचिंग में इन्वेस्ट कर दिए। 2-3 महीने में मैंने इंग्लिश सीखा। उसके बाद मैंने कॉलेज में धक्के से जो है वो कॉलेज वाले हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे, या राजस्थानी में मारवाड़ी जिसको बोलते हैं काई करे, अच्छा इस टाइप से, लेकिन वहाँ से भी मैंने जो है वो अपनी जर्नी को इंग्लिश में लिया, खुद से किया प्रिपेयर। तो और मेंस जो है इंग्लिश मीडियम में दिया, और मेरे जो GS के स्कोर हैं वो 424 हैं, ऐसे में 122 है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है वो कोई मैटर नहीं करता आपका, आप मेंस जो इंग्लिश में दे सकते हो, इंटरव्यू है वो हिंदी में दे सकते हो, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो आप उस लैंग्वेज में अपना मेंस दे सकते हो। और उसके बाद ऑप्शनल की बात है, तो ऑप्शनल के लिए मैंने निशात सर पे रिलाई किया था टोटली। उन्होंने जो मुझे क्लास में हैंडआउट्स दिए थे, जो नोट्स थे वो पढ़े। उसके बाद टॉपर्स कॉपी जो है वो मेरे लिए एक मजबूती रही है। और PYQs मैंने जितने भी 1970s 80s जब से मुझे PYQs मिले हैं सोशियो के, मैंने सारा वो एक ग्रुप बनाया था हमने, और ग्रुप का हमारा एक रूल भी था कि जो भी आंसर नहीं लिखेगा उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो हमारे ग्रुप में मैं था, हिमांशु सर थे, मनजोत था, नवनीत था, रिशांक था, आदित्य था। तो इस तरह से हम दोस्त लोग जो है उस ग्रुप में डेली आंसर राइटिंग करते थे और आपस में रिव्यू देते थे, फिर सर को चेक कराते थे। इसके साथ साथ जो मैंने जो किया था वो एक टॉपर्स कॉपी था, और नितिन सांगवान बुक जो है, या कुछ कंटेंट जो हरलम्बस का है वो उठाया था। तो इस तरह से जो मैंने अपना सोशियोलॉजी है वो किया था। और इंटरव्यू के लिए जो है वो मैंने वो सेम ही किया था, न्यूज़पेपर, जो कि मैं अपनी सेकंड ईयर से पढ़ता आ रहा हूँ, न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखा था। और अपने जो बेसिक रिसोर्सेज थे, बेसिक जो थी, जैसे मेरे नोट्स थे, उनको रिवाइज किया था इंटरव्यू के लिए। और साथ में अवेयरनेस, जैसे मेरा हरियाणा भरा हुआ था, राजस्थान भरा हुआ था, तो उनके एरिया के बारे में नॉर्मल जानकारी जो थी वो हमने ग्रुप बना लिए थे। उस ग्रुप में हम डिस्कस करते थे, और डिस्कशन के बाद में जो भी अच्छे नोट्स जो थे उस टॉपिक के ऊपर वो बना लेते थे। सोशल मीडिया का जो है जिस हिसाब से यूज़ बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि 2018-19 में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वो यूज़ करता था। उस टाइम फेसबुक था, छोटे वाला फ़ोन था, उसमें सारा दिन उसी पे। लेकिन उसी टाइम मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने पहले दिन कुछ नहीं किया था, दूसरा काम मैंने सोशल मीडिया ही काटा था। मैंने परमानेंटली जो अपना फेसबुक अकाउंट था वो डिलीट कर दिया था। तो उसके बाद से मैंने अभी जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन सोशल मीडिया पे जो है वो मैं एक्टिव हुआ हूँ। मैंने फेसबुक, इंस्टा जो भी है वो अपना बनाया है। तो सोशल मीडिया का है, उसका यूज से ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि यार इंस्टाग्राम, फेसबुक है, उस पर आप फ्री डिजिटल लेबर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो ना करके अगर आपको यूज भी करना है तो आप
यूट्यूब यूज कीजिए, उस पर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखिए, किसी टॉक पर टॉक देखिए, उससे आपको स्ट्रेटेजी का पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है। या फिर आप कुछ यूज भी कर रहे हो फ़ोन का तो उसमें टॉपर कॉपी पढ़ लीजिए। या टेलीग्राम है, उसके ऊपर हाँ मैं मान सकता हूँ, मैंने टेलीग्राम वो है तो शुरू से अब तक यूज किया है, उसके ऊपर काफ़ी कंटेंट आता है तो आप उसका अच्छे से यूज कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो टिकटॉक जैसे जो भी ऐप हैं, पबजी हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। और जिसके कारण कि आपको एंजाइटी, कुछ बोलते हैं एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, वो तभी होता है जब आप देखते हो कि आपके दोस्त वहाँ घूम रहे हैं, आप यहाँ बंद कमरे में पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ा एंजाइटी का रीजन भी वही होता है। तो एंजाइटी के लिए आप ये कर सकते हो, अपने माता पिता से, अपनी फ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, किसी से आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका एंजाइटी कम हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया है उसका कम से कम यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सही से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। उस पर न्यूज़पेपर देखें, अपना कंटेंट उठाएं अच्छे से, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद मैं डीकेटी टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर।